कांग्रेस पार्टी में नारा दिया गया हो, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का भजन गाया जाता रहा हो, आप कैसे कह सकते हैं कि वो सनातन का अपमान कर? सबसे पहले जो भारत की चुनाव व्यवस्था ईवीएम वाली है, इसको बंद कराना होगा। कांग्रेस पार्टी की ऐसी कौन सी नस दबी हुई है कि ये लोग ईवीएम के खिलाफ स्टैंड तो लेते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। जब जीत जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम चिल्लाते। 20% मशीनों में 5% वोट फिक्स्ड होते हैं। पूरा रिजल्ट आने दीजिए, आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के कम से कम 100 विधायक ऐसे रहेंगे जो 500-2000 वोट से। कांग्रेस है कहीं ना कहीं वो ये जानती जरूर है कि ईवीएम का खेल कैसे होता है। तो तेलंगाना में भाजपा को जीतना चाहिए था। हाँ, तो सुन लीजिए, ये खेल वहीं चल सकता है जहां पर थोड़े मोड़े परसेंटेज से मामला हो। तेलंगाना में या दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का कुछ है ही नहीं। जो कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, एक बार लग रहा था कांग्रेस के राहुल गांधी जी युवराज हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला था। कर्नाटक विजय के बाद ऐसा लग रहा था कि अब की बार कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी, लेकिन फिर मोदी का जादू चल गया। हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस समय आदर्शवादी कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयोजक, कर्ता धर्ता सब कह लीजिए, बीडी त्रिपाठी जी, कुशल वक्ता हैं। सर, क्या हो गया ये? जी नमस्कार। देखिए, जब आप 4 राज्यों के विधानसभा परिणाम की बात करते हैं जी, तो आपको बहुत सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों पर नज़र डालनी होगी। अभी 3 महीने पहले जब कर्नाटक के चुनाव हुए थे तो पूरे देश में यह बात कही जाने लगी कि मोदी का जादू जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जी। जो परिणाम आए हैं उन परिणामों के पहले बहुत पहले से आपको दृष्टि डालनी होगी कि आखिर ये परिणाम किस बात का सूचक है। पहली बात तो मैं एकदम सिरे से नकार देना चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव परिणामों से कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और राजस्थान में सभी जगह पर सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। कर्नाटक में गठबंधन से थे और मध्य प्रदेश में थे और राजस्थान में थे। मैं केवल एक राजस्थान का ही अगर उदाहरण दूं तो राजस्थान में मुख्यमंत्री का बेटा 1 लाख से कम वोट पाकर लोकसभा का चुनाव हार जाता है। मध्य प्रदेश में बहुतायत सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती हैं। इसलिए यह कहना कि विधानसभा चुनावों का कोई असर इसके परिणाम का 2024 के लोकसभा पे पड़ेगा, वो एकदम गलत है। 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखी जा चुकी है। उसमें ये तयशुदा बात है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी नीति गठबंधन बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। ये चाहे जो भी कुछ कर लें। रही बात इन चुनाव परिणामों की, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कुल 14 सीट पाकर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका था, जबकि वो 15 साल से वहाँ पर सत्ता में रमन सिंह के नेतृत्व में कायम थे। उसके बाद भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई। मेरे देखे जो त्रुटि हुई है वो समझिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी वहां पर बीजेपी की बी टीम बनकर काम करना शुरू किया। मेरा ये कतई मानना है कि कभी भी किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण की ओर ध्यान नहीं देना है। भारत संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलता है और संविधान में जो व्यवस्था है उसी के आधार पर शासन प्रशासन को चलाना चाहिए। राम वन
राम वन गमन पथ निर्माण के नाम पर जैसा हिंदूवादी एजेंडे को ओढ़ लिया था भूपेश बघेल ने और अपने को कालजयी नेता समझने लगे थे, वह इसका हस्र है यह विधानसभा चुनाव का परिणाम। प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि ये सनातन का अपमान की वजह से जो है तीनों राज्यों में कांग्रेस हारी। मैं एक बात आपको बहुत सिरे से कह दूं कि महात्मा गांधी के ज़माने से लेकर, यानी कि मैं आपको फ्रीडम ऑफ इंडिया से लेकर बात करना चाहूँगा, जब पंडित नेहरू जी के रास्ते में लोग कांटा बोते थे ऐसे नेताओं को लांच करके, और वो लांच करने वाले सो कॉल्ड कांग्रेसी हुआ करते थे। आप याद कीजिए, फैजाबाद की ज़मीन पर पता नहीं कहाँ से लाकर बाबा राघव दास को लांच किया गया था, जो तुलसी पत्र बांट कर और नरेंद्र देव और आचार्य नरेंद्र देव लोहिया की विचारधारा को हराने वाले नेता के रूप में स्थापित हुए थे। कुल मिलाकर वो पूर्ण तौर पर जनसंघी भाजपाई ही थे, पर उनको लांच किया गया। अब मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात करूंगा। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन नाम की कौन से संत देश में है यह कहीं पता भी नहीं था। कौन सी राजनीति ऐसी थी कि उनको लखनऊ में ले आकर इतनी बड़ी और सीट पर लांच कर दिया गया। आचार्य जी वही बोल रहे हैं वो जिस थाती से आते हैं। सनातन का अपमान न कांग्रेस ने कभी किया है न करती है। ये वही यूट्यूब चैनल्स वाले हैं जो इधर उधर की न्यूज़ जोड़ गांठ के दिखाते हैं। अरे जिस कांग्रेस पार्टी में नारा दिया गया हो, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का भजन गाया जाता रहा हो, आप कैसे कह सकते हैं कि वो सनातन का अपमान करती है? कांग्रेस नेताओं से ज़्यादा ईश्वर परायण और ईश्वर भक्त जिस दिन ये संगी हो जाएंगे उस दिन इस भारत भूमि पर जो है स्वर्ग बस जाएगा। जातीय राग का नाम जो है, जातीय जनगणना का राग आप अलाप रहे थे, क्या हो गया? देखिए, जातीय जनगणना के राग से इस हार को मत जोड़िए। वहाँ जातिगत जनगणना नहीं कराई गई है। मैं आपको अभी मैं जब बोल रहा था आपने बीच में टोक दिया कि इस जीत को आपको बहुत 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 पहले से देखना होगा। जब 2019 लोकसभा के चुनाव परिणाम आए तो पूरे देश से एक लहर, एक आवाज़ उठी कि सबसे पहले जो भारत की चुनाव व्यवस्था ईवीएम वाली है इसको बंद कराना होगा। यह जब डाउटफुल साबित हो गई है तो कांग्रेस पार्टी की ऐसी कौन सी नस दबी हुई है कि ये लोग ईवीएम के खिलाफ स्टैंड तो लेते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। जब जीत जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम चिल्लाते हैं। मेरा ये मानना है, देखिए मैं मेरी भी पार्टी आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी सांकेतिक तौर पर एक सीट विजय राघवगढ़ 92 से चुनाव लड़ रही थी। जो मैं मध्य प्रदेश गया था वहाँ जो ट्रेंड चल रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में एक जन आंदोलन बन गया था। दिनेश जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने आंख से देख के आया हूं। यह परिणाम उस सारी स्थिति को धता बता रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो लोकसभा चुनाव के परिणामों के पहले 2014 के चुनावों के बाद से ही यह पर्दाफाश हुआ था कि पूरी विधानसभा के 20% मशीनों में 5% वोट फिक्स्ड होते हैं। पूरा रिजल्ट आने दीजिए, आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के कम से कम 100 विधायक ऐसे रहेंगे जो 500-2000 वोट से हार गए। आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र में की जड़ में मट्ठा कहां से पड़ रहा है। और जब तक कोई जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं वो ये जानती जरूर है कि ईवीएम का खेल कैसे होता है। तो तेलंगाना में भाजपा को जीतना चाहिए था। हाँ, तो सुन लीजिए, ये खेल वहीं चल सकता है जहां पर थोड़े मोड़े परसेंटेज से मामला हो। तेलंगाना में या दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का कुछ है ही नहीं है। भाई मैंने क्या कहा, ईवीएम में वोट कोई ऐसा नहीं है कि ईवीएम में 1600 वोट पड़े तो 1600 फर्जी होते हैं। केवल 5% वोट हर 20% मशीनों का 5% वोट मैला फाइट कर दिया जाए। बस आपकी किसी भी सीट पे 8000 वोट बढ़ गए
बस अगर आप 5,000 से हार रहे हैं तो आप 3,000 से जीत जाएंगे। सीधा सीधा मामला है। आप समझिए, वो एक बड़ी जांच का विषय है, उसके लिए जो बड़ी पार्टियां हैं वो लोग जाने। पर मैं इतना कहूंगा, आत्ममुग्धता भी एक कारण है। जब 2001 में, मुझे याद है उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में था, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में दिग्विजय सिंह से कहना चाहा कि ये फेरबदल होना चाहिए। उन्होंने कहा, एकदम मैडम मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और मैं आपको सत्ता का ताज ले आके दूंगा। उस दिन से कांग्रेस वहां से गई, आज तक नहीं लौटी है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, कमलनाथ की अदूरदर्शिता और अतिशय आशावादिता, अतिशय उत्साह ही उनको ले डूबा। यह कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को बेइज्जत कराने का काम कमलनाथ ने किया है, ग्राउंड लेवल की स्थिति ना समझकर। एक तरफ तो आप समाजवादी पार्टी से अलायंस करते हैं, समाजवादी पार्टी वहां कुल 4 सीट पर मान गई थी। अब 4 सीट अगर मान लीजिए आप पूर्ण बहुमत में ही आ रहे थे, तो 4 सीट समाजवादी पार्टी को देने में क्या हर्ज था जब आपके वो नेशनल गठबंधन कहलाई है तो। लेकिन इस आदमी ने इंटरव्यू में, कमलनाथ ने कहा, कौन अखिलेश? इस तरीके की भाषा बोली जानी चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री बनने के पहले तुम इतने आत्ममुग्ध हो गए हो, इतने आत्मविश्वास में हो कि वो तो ये जो परिणाम आया है, आया ही है। ये इस कमलनाथ नाम के नेता, कांग्रेसी नेता ने पूरी कांग्रेस नेताओं को बेइज्जत किया है। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी छिपाई या सही तरीके से नहीं बताई। राजस्थान में आइए, राजस्थान में ये कोई जीत नहीं है। जब से राजस्थान बना है तब से वहाँ की ये परिपाटी, मतलब पिछले 30 सालों से चल रही है, 30 सालों से वहाँ ये परिपाटी है कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। हालांकि ये आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको किसी कांग्रेसी या भाजपाई नेता से पूछना चाहिए। मैं तो आदर्शवादी हूँ, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी लेकर किनारे खड़ा हूँ। कांग्रेस तो लगा है भाई, मेरे पूर्वज एक हैं, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्वज एक हैं, लेकिन पार्टी अलग अलग है। तो मैं तो वहां सांकेतिक तौर पे लड़ रहा था, 1000 वोट, 1094 वोट आसपास पाके, 1100 वोट पाके मेरी कैंडिडेट अलग पड़ी हैं। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी, इस विश्लेषण को सही मायने में सुनने का काम आपको कांग्रेस नेता ही कर सकते हैं। अब एक छत्तीसगढ़ का मैंने बता दिया, राजस्थान का बता दिया और इसका मध्य प्रदेश का बता दिया। अब तेलंगाना में सुन लीजिए। केसीआर 10 साल से वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। वो तेलंगाना को इस तरीके से शो ऑफ करना चाहते थे कि वहाँ कांग्रेस है ही नहीं। जबकि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस कोई सीट जीते या ना जीते, पर पूरे देश में जो भी कुछ है वो सब कांग्रेस का है। कांग्रेस हर जगह है। सवाल इस बात का है कि उस चीज को आप एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे। केसीआर, आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस की, आदर्शवादी कांग्रेस के आप हैं, संयोजक कह सकते, अध्यक्ष हैं आप जी। आप क्यों नहीं आप कांग्रेस में विलीन हो गए? भाई, हम कांग्रेस में, एक बात ये बताइए, क्या ये आम परंपरा नहीं है कि परिवार बढ़ जाता है तो परिवार अलग हो जाते हैं? तो मैंने आपने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। अरे भाई, मैंने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। मैंने आवेदन कर रखा है कि इंडिया गठबंधन में वो मुझे शामिल करें, पर वो इंडिया, उस पत्र पर अभी तक उनकी ओर से कोई विचार नहीं आया है। तो सपा के लोग, सपा के साथ आप क्यों नहीं आ गए? भाई, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ ने 4 सीटें जो है सपा को नहीं दिया जी, तो आप अपनी तरफ से क्या प्रयास किए? भाई, मेरी तरफ से क्या मैं वहां पे सत्ता में था? क्या मैं वहां की सारी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा था? बल्कि जहां मैं लड़ा हूं वहां समाजवादी भी लड़ गई, और समाजवादी ने वहां एट लास्ट 24 आवर में अपना पर्चा दाखिल किया। आप तो से एक सीट मांग लिए होते। तो अगर पहले से उन्होंने ये कहा होता कि आदर्शवादी न लड़े और समाजवादी ही लड़ जाए तो मैं उनको समर्थन दे देता। लेकिन उनका कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ। नामांकन की तिथि के 3 दिन पहले उन्होंने वहां पर एक बसपा से आए भगोड़े को विजय राघवगढ़ से टिकट दिया। उन्होंने एक बार भी, उनके नेताओं ने, स्थानीय यूनिट ने आदर्शवादी को नहीं वो किया, नहीं हमको से संबंध किया कि हाँ, उनको हम किस तरीके की मदद करें।
अब जब मदद मांगी जाएगी तब मदद की जाएगी। वैसे भी हम तो कोई इतने मजबूती में है नहीं कि हम उनको अपने में से निकाल के दे दें। कांग्रेस को कमजोर करने भर के लिए हैं आप। भैया मैं कांग्रेस को, आप सुन लीजिए मैंने क्या कहा। वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी विजय राघवगढ़ में शायद 10,000 वोटों से ज्यादा से हारा है। हमको कुल 1100 मिला है। 1100 उनको मैं अपना दे भी दूं तो वो कहाँ जीत रहे हैं। वास्तविकता ये है कि वहां जो पुरानी एक लेडी लड़ती थी कोई, उनका टिकट काट के इस आदमी को चुनाव घोषित तो अंतिम चरण के सूची में इस आदमी का नाम दिया गया जो वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी था। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की ग्राउंड लेवल पर कोई तैयारी रहती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर चुनावी मोड में ही रहती है। कांग्रेस को जो है बी टीम लोग कह रहे हैं बीजेपी की। भाई कांग्रेस की बी टीम इसी हिसाब से जान लीजिए कि उनके यहाँ केंद्रीय नेतृत्व फैसले ले रहा है, सांसदों और मंत्रियों को चुनाव लड़ने भेज रहा है और वो लोग जा रहे हैं। और यहाँ हमने जो हमारे पास खबरें हैं कि कांग्रेस हाईकमान वहाँ की यूनिट से कहता रहा कि हाँ ये फेर बदल कर दो, वो लोग वो मानने को नहीं तैयार हैं। तो कांग्रेस की जितनी अच्छाइयाँ थी वो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण कर ली है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी बुराइयाँ थी वो कांग्रेस ने ग्रहण कर ली है। सीधी बात दिखाई दे रही है। यूथ को इग्नोर करते आए हैं हमेशा। भाई वो यूथ को इग्नोर करें, वो सोशल वर्कर को इनको इग्नोर करें, वो ग्राउंड लेवल वर्कर को इग्नोर करें तो उसका परिणाम सामने है। अब देखिए अखबार ने लिख दिया कि उत्तर भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया, अरे कांग्रेस पार्टी का सफाया। और जबकि वास्तविकता ये भी है, इसी के सापेक्ष ये भी तो कहा जा सकता है कि पूरे दक्षिण भारत में कहीं भी बीजेपी नहीं है। अगर उत्तर भारत में कांग्रेस नहीं रह गई तो दक्षिण भारत में भी तो कहीं बीजेपी नहीं है। मतलब आपका मतलब है कि 2024, आप हैं बीडी त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर इस परिणाम से उसको नहीं देखा जाना चाहिए और सबसे पहले ईवीएम की जांच होनी चाहिए। ये सारा ईवीएम का खेल है और वहीं पर भाजपा का ईवीएम का खेल चलता है कि जहां पर मामला बहुत करीब का होता है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप त्रिपाठी जी, आपने बात की। धन्यवाद। धन्यवाद आपको।